आप सभी को याद दिलाते हैं 4 और 5 नवंबर की, जिसमें हमारे श्री श्री सुमित पीर जी भी उपस्थित रहेंगे। संजय सर, मैं तो निवेदन सबसे करूंगा कि आप आए, जरूर आए और बड़ी क्वांटिटी में आए और प्रोग्राम को अच्छा बनाएं। बाकी जो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, अगर आप किसी शो को अगर आप स्पॉन्सर करेंगे, वो भी ऑप्शन है हमारे पास जो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। बाकी जो क्राउड फंडिंग वाला इनिशिएटिव है, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके भी लिंक आपको मिलेंगे। बाकी आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। आप अगर फिजिकली आए तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो डिजिटली तो जुड़िए जुड़िए। तो टिकट बुक करने का ऑप्शन, स्पॉन्सर इवेंट्स को करने का ऑप्शन या डिस्कशंस को, या क्राउड फंडिंग का ऑप्शन, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे निवेदन ये है कि आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में आए, बहुत बड़ी संख्या में आए और शो को एक बहुत अच्छा शो बनाए, क्योंकि काफी गणमान्य स्पीकर्स आ रहे हैं और एक लाइक माइंडेड लोगों का एक मैं बोलूंगा एक व्हाट यू कॉल, एक मीटिंग होगी, एक समारोह होगा और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा। राष्ट्रवादियों का महाकुंभ। कुंभ राष्ट्र, बिल्कुल सही, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होगा और आपको उसमें डुबकी लगानी है और जरूर लगानी है, ये आपसे निवेदन। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं कि भारत किस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स में अपना स्थान इतनी सुदृढ़ता से बनाता जा रहा है कि अब चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, किसी का काम भारत के बिना नहीं चल रहा। जैसा G20 में हमने देखा था, अब और भी स्पष्ट होता जा रहा है। कैसे होता जा रहा है, इसके लिए हमारे साथ हैं सुमित पीर साहब। और सुमित पीर जी का स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर। तो क्या संजय कहेंगे सर, सुमित जी? संजय सर, सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद और शो पे बुलाने के लिए आभार। और हमेशा की तरह अच्छा लगता है शो पे आके, बहुत बढ़िया सर जी। तो अब ये G20 में जो लोगों को लग रहा था, जो संदेह हो रहा था, वो तो अब दिनों दिन स्पष्ट होता जा रहा है। भारत तो बिल्कुल खुल के खेल रहा है। संजय सर, सच्चाई तो ये है, ये जो भारत के खुल के खेल के और खुल के खेल रहा और खुल के सामने आ रहा है, इसी से तो लोगों को डर लग रहा था। इसीलिए हर चीज जो भारत कहती थी, करती थी, उस पे संदेह होता था। भारत के वैक्सीन पे संदेह, भारत के मेक इन इंडिया पे संदेह, भारत के जनधन पे संदेह, आधार पे संदेह, आप कोई भी डिजिटल इंडिया पे संदेह, आप सुप्रीम कोर्ट पे संदेह, ईसी पे संदेह, हर चीज जो भारत की व्यवस्था है, यहाँ तक फाइनेंशियल सिस्टम पे संदेह लगाया गया। और भारत के डिप्लोमेट्स की काबिलियत पे हमेशा सवाल का निशान लगा। चीजें यहाँ ही नहीं रुकती संजय सर, जब भारत की सेना के पराक्रम की बात आती है, उस पे भी सवालिया निशान लगाते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ दो, बालाकोट हम गए नहीं गए, हमने क्या किया। तो ये जब चीजें हो रही है, तो इसमें एक G20 का सफल जो हमारा अधिवेशन हुआ, इससे दुनिया चकाचौंध रह गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी संजय सर, G20 में शी जिनपिंग आया या नहीं आया। इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हुए, इतने बड़े बड़े अलायंसेस हुए, इतनी बड़ी कॉलिडोर, आप मिनरल फ्यूल अलायंस की बात करें, अनाउंस हुआ। पूरा पूरा आप अफ्रीका को आपने G20 की सदस्यता दिला दी, पूरे अफ्रीकन यूनियन को। तो वर्ल्ड को एक संदेश चला गया कि वर्ल्ड विल मूव ऑन विद और विदाउट चाइना। जो एक पहले भ्रांति थी, एक जो पहले भ्रम था कि भाई अगर आप चाइना को नहीं लाएंगे तो वर्ल्ड ऑर्डर की जो बड़े बड़े फैसले वो नहीं हो सकते। तो हमने ये प्रूव कर लिया, चाइना का बादशाह अपने घर पे बैठा रहे, दुनिया चलती रहेगी विद और विदाउट चाइना। ये सबसे बड़ा झटका लगा चाइना को। अब देखिए, पुतिन नहीं आए थे, कारण हमें उसके पता है, बट उसके अलावा एक सेंटर स्टेज में जाना, ये मैनेज करना, वर्ल्ड का एक सेंटर स्टेज लेना और आगे चलना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये पीओसी है। पीओसी यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि भारत एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शक्ति बन चुका, एक B4 कंट्री बन चुका और वो अपना दायित्व भी निभा रहा। आप अफ्रीकन यूनियन की बात करें, आप ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की बात करें, और अभी अब हाल फिलहाल में जाए, डॉक्टर जयशंकर साहब अपना यूएन गए थे। अब यूएन में देखिए, अब की बार जितने बायलैटरल्स हुए और जितनी मीटिंग्स हुए, वो भी एक रिकॉर्ड है कि मोदी जी तो अब जाते नहीं, खैर डॉक्टर जयशंकर साहब ही संभालते हैं। उसके अलावा अब की बार जितनी कंट्रियों ने संजय सर कहा है कि यूएनएससी में हमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, वो एक कीर्तिमान है। इतनी खुल के कंट्री आई, इवन खलीफा भी कह रहा था भाई हमें ये सीट मिलनी चाहिए।
तो ये जो इतनी कंट्रियों का खुल के आना, ये भी एक रिकॉर्ड है। और मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगी आपकी बात, जापान कह रहा है, जापान जो कि खुद एक वीटो का कंटेंडर है, उसने एक स्टेटमेंट दिया, अगर इंडिया को ये पावर मिलता है परमानेंट सीट विद वीटो, आई विल विड्रॉ माई कैंडिडेचर। मतलब इतना बड़ा विश्वास जताना। टेक्निकली बात करें तो आज जीडीपी में जापान हमसे ऊपर है, बट वो कहता अगर भारत को ये पावर मिल गया तो मैं अपना कैंडिडेचर विड्रॉ करूंगा, क्योंकि मुझे भारत की डिप्लोमेसी और भारत के जो सूझबूझ है, जो समझ है और जो फैसले लेने का उनका तरीका है, आई कंप्लीटली एंडोर्स दैट। इतना बड़ा आपको एंडोर्समेंट, एक आपका मैं बोलूँ एक कंपिटेटर देना, इकोनॉमिक कंपिटेटर देना, एक बहुत बड़ी चीज है। और ये जो दिन ब दिन चाइना अलग थलग हो रहा है, जो पाकिस्तान टूटता बिखरता नजर आ रहा है, जो वर्ल्ड ऑर्डर में चीजें हो रही है, ये एक चीज को दर्शाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज और हुई है, अभी मैंने ये देखा कि अगर आप देखें यूएस में भी अब जो चीजें हैं थोड़ी बद से बदतर हो रही है, बेहतर नहीं है। अब आप देखिए पिछले एक हफ्ते में सर 4.5 लाख इमिग्रेंट्स यूएस आ गए। अभी मैंने एक ट्वीट देखा किया था, उसमें न्यूयॉर्क का मेयर कह रहा है कि इन इलीगल इमिग्रेंट्स को 3 साल बादशान 5 स्टार होटलों में ठहराने का खर्चा $12 बिलियन है। बिलियन, बी फॉर बिलियन, $12 बिलियन इनको ठहराने का खर्चा है होटलों में। आप देखिए 4.5 लाख इमिग्रेंट्स एक हफ्ते में आते हैं, यानी कि 1% पॉपुलेशन आपकी ऐड हो रही है एक हफ्ते में। इन्वेजन हो रहा है यूएस का। आज हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क में बारिश होती है तो मेट्रो बंद हो जाती है 6 इंच बारिश में, ये भी हम देख रहे हैं। और यूएस का जो आप देखिए, जो अभी हाउसिंग सेक्टर था, जो हमेशा उनको निकाल लेता था, बचा लेता था, आज हाउसिंग के नंबर 2008 लेमन ब्रदर क्राइसिस के आसपास पहुंच गए। जिसका मतलब ये है कि अगले साल यूएस में रिसेशन होना है, कुछ महीने बाद यूएस में रिसेशन होना ऑलमोस्ट निश्चित हो गया है। और यहाँ क्यूमुलेटिव डेट उनका बढ़ता जा रहा है। मैं कुछ देख रहा था, कुछ 100 बिलियन डेट इनका 1.5 हफ्ते में बढ़ा है। मतलब इस रफ्तार से डेट बढ़ता जा रहा कि कोई सीमा ही नहीं। अभी वो डेट सीलिंग वाला मसला भी इनका चल ही रहा, उसमें भी कोई समाधान नहीं हुआ। ये ऊपर से माइग्रेंट इन्फ्लक्स, आपका हाउसिंग सेक्टर बिल्कुल वहां गया है। और समस्या कब बढ़ेगी संजय सर? जनवरी में ब्रिक्स के जितने भी नए मेंबर स्टेट है, जब ये ब्रिक्स ज्वाइन करेंगे तो इनको तो एक चीज मिल जाएगी ना, फिर ब्रिक्स में और ग्लोबल साउथ की कंट्रियां कैन ट्रेड इन लोकल करेंसीज। तो मतलब डॉलर की जो पकड़ है इंटरनेशनल मार्केट में कम होगी, जो डॉलर की जरूरत है इंटरनेशनल मार्केट में कम होगी। आपकी फेड रेट 0.5 से 5.5 पहुंच गई है, मतलब 11 गुना बढ़ गई आपका फेड रेट। और ऊपर से आप डॉलर छाप रहे हो, डॉलर की डिमांड अगर कम होगी और आपका हाउसिंग क्राइसिस ऑलमोस्ट लेमन ब्रदर्स के जितना है, तो रिसेशन वहां आएगा। डॉलर, और दूसरी मार ये पड़ेगी कि डॉलर की जो जरूरत है दुनिया में कम होगी, डॉलर की जरूरत कम होगी। जो कनाडा जैसी कंट्री है, जो डॉलर पे उछलती कूदती है कंट्रियां, जो यूएस के पट्टे बेसिकली, उनकी जरूरत क्या होगी? और अगर इतने में जनवरी में ब्रिक्स कंट्रियां, सऊदी अरब इंडिया को तेल रुपये में बेचने लगा, जिसकी पूरी पूरी संभावना है, तो पेट्रो डॉलर नाम की जो चीज है वो भी हिल जाएगी। पेट्रो डॉलर के हिलने का मतलब है डॉलर का वर्चस्व जो है, डॉलर की जो पकड़ है वो हिलती नजर आ रही है। अमेरिका की पकड़ हिलती नजर आ रही है। चाइना में आपको पता ही है स्थिति बद से बदतर है। यूरोपियन यूनियन का क्या हाल है, किसी से कोई छुपा नहीं। यहाँ पूरा अफ्रीका कहता है कि भाई अगर किसी का समर्थन, किसी के लिए जगह है पूरे अफ्रीका में, वो है भारत की। भारत कभी भी आए और हमारा हर सेक्टर उनके लिए खुला है। अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे लास्ट टाइम, उन्होंने कहा था इंडिया इज अ बिगर सुपर पावर देन चाइना। यहाँ आपके कैरेबियन वाले आपसे जुड़ना चाहते हैं, साउथ अमेरिका आपसे बिल्कुल, जुड़ना चाहते बिल्कुल, हैं, सब जुड़ना बिल्कुल, चाह रहे हैं आपसे। ब्राजील में बिल्कुल। ब्राजील में अगर आप देखें हमारा ट्रैक्शन कितना बड़ा है। ब्राजील में हमने ऑयल ब्लॉक्स और ले लिए, वेनेजुएला में हमने ऑयल ब्लॉक्स ले लिए। और ब्राजील तो अभी ये कह रहा था कि भाई मुझे अपने होविट्जर गन दो, मुझे अपना हथियार दो, आई एम रेडी टू गिव यू एयरक्राफ्ट विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ देने को तैयार हो। ये भी एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, क्योंकि ब्राजील के पास ज्यादा देने को कुछ है नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो माइलस्टोन्स बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और सबसे अच्छा मुझे लगा जब एंथनी ब्लिंकन डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले संजय सर, उसके मुंह से कनाडा नाम का शब्द नहीं फूटा। एंथनी ब्लिंकन के कनाडा नाम का शब्द कहीं आया ही नहीं। जो हमारे अगर जैसे फूटा भी होगा तो उसने बेचारे ने बाहर बोला नहीं। अंदर अंदर ही दबा गया, पेट में दबा गया, पेट में दबा गया कनाडा। तकलीफ तो हो रही थी, वो एसडीटी की डकारें आ रही थी, पर बेचारे ने बाहर वो निकाल नहीं पाया। और अब भी जो इनका मोनार्क है कनाडा का, जो इनका बादशाह है, प्रिंस चार्ल्स, किंग चार्ल्स, सॉरी, किंग चार्ल्स अब भी एक शब्द बोलने की औकात नहीं रख रहा सर।
एक शब्द नहीं बोला उसने। ऑस्ट्रेलिया वाले भी ठंडे पड़ गए, 5 आईज में तो 4 आईज तो निकल गई, एक ही आई वाला थोड़ो घूम रहा है आज। तो ये जितनी चीजें हुई है और जो खालिस्तानियों की हालत खराब है, अभी रेफरेंडम में दिखे 50 लोग, क्यों? अब की बार फोटो आ रही है, कैमरा आ रहा है, पता कि यहाँ प्रॉपर्टी कुर्क हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। अब इस सब चीज को देखते हुए सब ठंडे होके बैठे, सब शांत होके बैठे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक अनाउंसमेंट डंके की चोट पे हो रहा, सर, भारत हैज अराइव्ड, भारत हैज अराइव्ड, भारत हैज अराइव्ड। ये सब जान मान रहे और पहचान रहे, इसमें अब कोई मतलब देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस। और यूएन यूएन वैसी जगहों में तो डॉक्टर जयशंकर ही संभाल लेते, मोदी जी तो जाते ही नहीं, कहते हैं देखिए हम हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब ही बहुत है, वही संभाल लेंगे। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ही नहीं बचा जहां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाके दुनिया से कुछ मांगे, और हमेशा की तरह डॉक्टर जयशंकर साहब अपना अनाउंसमेंट करके आते कि ये हम करने वाले हैं, ये गलत है, ये ठीक है, और ये हम करने वाले हैं। ना आपसे अपेक्षा रखते किसी मदद की, ना आपसे भीख मांगने आते, ना आपसे मदद मांगने आते, पर आपको सुनाने आते हैं, भैया हम ये करने वाले हैं, ये हम करेंगे, और ये होना चाहिए। ये फर्क पड़ा सर जियोपॉलिटिकली, अगर आप देखें पिछले हफ्ते भर में बड़ी डेवलपमेंट्स ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो तो दिख ही रहा है। और जिस तरह से ट्रूडो साहब जो है वो भारत को अक्यूज़ करने से लेके और माफ़ी माँगने तक आ गए, वो पूरा का पूरा 10 दिन के भीतर-भीतर वो पूरी जर्नी उन्होंने कर ली। कहाँ तो आँखें जी, दिखा रहे थे और कहाँ दंडवत हो गए। जी। सर, ये जो थियोडो वाला प्रकरण आप देखेंगे, इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो ये अकेला पड़ गया। दूसरी बात, इसको जो वो था ना व्हाइट मैन सुप्रीमेसी, हम, मेरा रंग गोरा है, मैं लंबा हूँ 6 फुट, मेरी आँखें हैं, मेरा नाम थियोडो है, मेरा बाप बहुत बड़ा नेता था, एक्सेप्ट हिज़ फादर सन, इसकी और औकात तो कुछ है नहीं। कि भाई दुनिया जो मैं कहूँगा, जैसे वो कहूँगा, दुनिया को सुनना पड़ेगा, दुनिया को मानना पड़ेगा, और मेरे साथ ये पूरे जो गोरे देश हैं, ये पूरा कबाल मेरे साथ है। जैसा मैं कहूँगा सब मेरे पीछे खड़े बोले, हाँ सर, आप सच कह रहे हो। आज उनको ये दिख रहा है कि मेरा मोनार्क मेरे साथ नहीं, बार-बार कह रहा हूँ, तुम उसको मोनार्क मानते हो ना किंग चार्ल्स को, तुम्हारा मोनार्क तुम्हारे फेवर में स्टेटमेंट नहीं दे रहा, इससे बड़ा कीर्तिमान और क्या होगा? आप दुनिया के स्टेज में अलग-थलग हो चुके, इससे बड़ा कीर्तिमान होगा नहीं। जगमीत सिंह कल को कनाडा का प्रधानमंत्री भी बने, मुझे अब कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ट्रूडो के भरोसे तो वही कल को प्रधानमंत्री बन जाए। ये जो खालिस्तानियों को डर सता रहा है, ये जो खालिस्तानी चुप-चुप के बैठ रहे हैं, ये जो रेफरेंडम में 25-30 लोग जमा होते हैं, तो ये कहीं न कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि थियोडो मान चुका, वो हार गया। माफ़ी माँग रहा था नाज़ी को बुलाने के लिए, और क्या कह रहा था? वी वांट वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अवर रिलेशंस विद इंडिया। ऐसे बनती है क्या रिलेशन? ऐसे बढ़ती है क्या रिलेशन? और अभी हमने जहाज वाली कहानी नहीं खोली सर। जहाज वाली कहानी अगर किसी दिन खुल गई, तो ये अपनी शक्ल शीशे में नहीं देख पाएगा, भागता हुआ नज़र आएगा, किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। ये तो इसकी औकात है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम यार नाज़ी को लाते हो फिर माफ़ी माँगते हो, तुम इंडिया के खिलाफ आरोप लगाते हो फिर माफ़ी माँगते हो। मतलब तुम तो हमारे सर जी से भी आगे निकल गए, और सर जी का ये स्टाइल था कि कुछ भी करो और माफ़ी माँग लो। ये तो सर जी से भी आगे निकल के कहीं कहीं भी कुछ भी खड़ा होके माफ़ी माँग लेता है। बट आज के डेट में भी ये ना कोई सबूत दे पाया है, ना इसके पास सबूत है। सर, और वही जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, सबूत देगा तो मरे, 100% मरेगा, नहीं देगा तो 50% तो मर ही रहा है। तो सबूत देने की भी परिस्थिति में है नहीं, क्योंकि पहली बात तो सबूत है नहीं, और अगर कोई ये देगा भी तो भैया तुम्हारे लोग क्या कर रहे थे? और तुम आज, और ये जो आज खालिस्तानी है, ये इसके जगमीत सिंह के पास जा रहे हैं। कह रहे हमारी प्रॉपर्टी ज़ब्त तो नहीं होगी, हमारे मकान पे एनआईए-वैनआईए वाले ज़ब्त तो नहीं कर लेंगे, कब्ज़ा तो नहीं कर लेंगे। भाई ये तो तब सोचना था ना जब तुम ये जो नाटक तुमने लगा रखा था इतने साल से, तब सोचते ना। और अगर खालिस्तान बनना ही है तो सबसे पहले कनाडा में बनाओ ना, 90% ज़मीन तो वैसे ही खाली है, उसपे कोई रहता नहीं। तो वहाँ तो इतनी बड़ी जगह है, इतनी एप्रोप्रिएट जगह, तो खालिस्तान वहाँ बनाओ। तो बेसिकली ये जो पाकिस्तान के इशारे पे ये उछल कूद रहे थे K2 डिस्क के इशारे पे, अब इनकी हालत हो गई है खराब, क्योंकि पाकिस्तान की भी दुकान बंद है, चाइना इन्हें सपोर्ट कर नहीं पा रहा, अमेरिका का पड़ोसी होने के अलावा कनाडा की अपनी कोई पहचान नहीं। आई एम द नेबर ऑफ अमेरिका, और 51st स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब टेक्निकली और प्रैक्टिकली जो भी आप कहें, दैट इज द ओनली मतलब कॉल टू ग्लोरी फॉर कनाडा। इसके अलावा कनाडा में है क्या? व्हाट इज देयर इन कनाडा? और एक चीज अच्छी और बोलूंगा सर, लोगों को ये भ्रांति है कि कनाडा का जीडीपी बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा जी। कहीं लोग मुझे कहते हैं, अरे
3-3.25 करोड़ की आबादी है भाई, फिर तो जीडीपी हमारा $2 ट्रिलियन है तो बहुत है। तो मैंने थोड़ा अध्ययन किया, मैंने कहा इनका पीपीपी में देखो जीडीपी कितना, परचेज पावर पैरिटी, इट इज ओनली $2.3 ट्रिलियन, हम $13 ट्रिलियन पे। तो अगर जीडीपी आपका एब्सोल्यूट 2 और पीपीपी में 2.3 है, तो मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में दम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये बोलते हैं कि जी हमारा जो पर कैपिटा है बहुत ज्यादा है, तुम लोग का पर कैपिटा बहुत कम है। ऐसा कुछ खालिस्तानी हैंडल वैंडल इधर उधर से बोलते हैं। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा पर कैपिटा अभी कतर का, उसके बाद सिंगापुर का, उसके बाद ब्रुनेई का, क्योंकि इनकी आबादियां बहुत छोटी है, 50 लाख 30 लाख, और जीडीपी को डिवाइड कर लीजिए 300 बिलियन को, अगर आप कतर के कोई उनकी 2-2.5 मिलियन की आबादी 25 लाख से डिवाइड करेंगे, सिंगापुर 5.5 लाख है, ब्रुनेई भी इसके आसपास है, तो ये नंबर बहुत बड़ा आता है। तो आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जयपुर डायलॉग के माध्यम से। क्या कतर सुपर पावर है? क्या कतर मिलिट्री पावर है? क्या सिंगापुर जियोपॉलिटिकल पावर है? क्या सिंगापुर न्यूक्लियर पावर है? और क्या ब्रुनेई न्यूक्लियर ट्राइड है? क्या ब्रुनेई का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है? मतलब अगर आप पर कैपिटा इनकम को देखो, ये मैंने टॉप की 3 कंट्रियां ले ली, ये दुनिया के किसी भी एंगल से कहीं भी कहीं दिखाई भी नहीं देती। इनके पास गोल्ड रिजर्व हाईएस्ट है क्या? इनकी इंटरनेशनल करेंसी क्या है? अगर पर कैपिटा जीडीपी एक मापदंड होता, तो दुनिया का लीडर अभी कतर होता, नंबर 2 आपका सिंगापुर होता और नंबर 3 ब्रुनेई होता। ना चाइना होता, ना अमेरिका होता, ना इंडिया होता, ना रशिया होता, ना जापान होता, ना जर्मनी होता। क्योंकि ये तो एक छोटा से पार्ट को लेके ये बुनाने की कोशिश करते हैं। भाई अगर तुम्हारे रुपये में कुछ आ ही नहीं रहा, अगर तुम्हारा जीडीपी 2 ट्रिलियन है और पीपीपी 2.3 ट्रिलियन है, ये तो सर वैसे बहुत बड़े इकोनॉमिक मतलब ना जो इकोनॉमिक शोध का कारण है कि व्हाई इज देयर सच अ मिनिमल डिफरेंस, यानी कि आपकी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ताकत है नहीं, क्योंकि आप मिनरल्स और कुछ 2-4 चीजें एक्सपोर्ट करते हो, उससे आपकी कंट्री चलती है। और सच्चाई तो ये है, अगर आपको कॉम्पिटेंट पॉपुलेशन ना मिले, आपकी पॉपुलेशन तो आपकी इकोनॉमी नहीं चला सकती। आप सारी कॉम्पिटेंट पॉपुलेशन तो यहाँ से ले रहे हो। तो अब कहीं ना कहीं ये भी विषय आता है, जो लोग इमिग्रेट करके जाना चाह रहे हैं कनाडा, वो कनाडा के माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर सारे स्टडी कर लें। ये देखें कनाडा का 15 साल बाद कनाडा कहाँ होगा, 15 साल बाद भारत कहाँ होगा। जब आप इन सब चीजों को स्टडी कर ले, तब आप अपना आकलन कर ले कि आपको वहां इमिग्रेट होना नहीं होना। और रही कनाडा की यूनिवर्सिटियों की बात, सर 60,000 स्टूडेंट हम साल के भेजते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्हें देते हैं। उस पैसे से लेके आप सब्सिडी देते हो, सब्सिडी से आप अपने स्टूडेंटों को पढ़ाते हो, और जो आपके आईएसआई मदरसे चलाता है, जिससे जिनको आप 97% वालों को सब्सिडी देते हो, हमारे पैसे से देते हो। कल को अगर हमने स्टूडेंटों का अपना विकल्प ढूंढ लिया, अपने स्टूडेंट कहीं और भेजना शुरू कर दिए, तो विषय ये होता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटियां चलेगी कैसे, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम तो फेल होगा। और एक और चीज बताऊं, ये जो कनाडा ना अपने आप को ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो नेटिव कैनेडियंस थे, जो कनाडा के मूल निवासी थे, उनका क्या हुआ? उनको तुमने 100 साल तक वो री इंजीनियरिंग कैंप जो चाइना चलाता है, आइडिया तो चाइना ने तुमसे लिया ना। वो री इंजीनियरिंग कैंप तुमने 100 साल तक चलाए। 30 सितंबर का जो दिन है, 30 सितंबर को तुम क्यों मनाते हो? व्हाई डू यू रिमेंबर 30 सितंबर? यू एक्नॉलेज देयर वाज अ जेनोसाइड ऑफ द नेटिव पॉपुलेशन। सर कनाडा में कई जगह ग्रेव्स मिली है, जहां 2 साल से लेकर 7 साल के बच्चों की मास ग्रेव्स है, बच्चों की ग्रेव्स, 2000-4000 बच्चों को बरी कर दिया गया था एक साथ। वहां जो बच्चियां होती थी, उनका सेक्सुअल यू नो सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्या हर चीज होता था। मैं तो अब सेक्सुअल हैरेसमेंट तक ही रोकूंगा। यौन उत्पीड़न बोले हम हिंदी में, तो यौन उत्पीड़न होता था, बच्चों को टॉर्चर होता था, और जो बच्चा बेचारा मर जाता था मास ग्रेव्स में, 2-2 4-4 हजार बच्चों की मास ग्रेव्स दुनिया में और कहाँ मिल रही है कनाडा को छोड़ के? मुझे एक चीज बताओ। और तुम हो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन, और तुम्हारा पिताजी जस्टिन थ्योडो जी, तुम्हारा पिताजी जो थे वो चाइना की सीसीपी से पैसा लेता था, पियर एफ थ्योडो फाउंडेशन में। और यहाँ राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की फाउंडेशन में, और इनकी पिताजी की फाउंडेशन में, दोनों में चाइना का पैसा आता सीसीपी का। तो ये भी एक सिमिलरिटी है, दोनों फाउंडेशनों में चाइना का पैसा आता है। तो अगर आप इन चीजों को देखें सर, कहीं ना कहीं इनका जो इतिहास है बहुत काला है। 100 साल तक री इंजीनियरिंग कैंप चलाए तुमने, बच्चों को माँ बाप से छीना, इसलिए कि भैया हम इनको एक बेहतर नागरिक बनाएंगे। और कहाँ बेचारे वो मिले? वो मिले कब्रों में, मास ग्रेव्स में। ये तुम्हारी हकीकत है, ये तुम्हारी असलियत है। एक बार जब नेटिव्स ने बोला हम तुम्हें यहाँ माइनिंग नहीं करने देंगे, ऐसे एरिया को एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे,
यू हैव कॉल्ड कैवलरी, तुमने अपनी कैवलरी बुला ली उनसे निपटने के लिए। ये हकीकत है। और ट्रकरों के साथ क्या किया तुमने, हमारे सिख भाइयों के साथ क्या किया तुमने? तुमने बोला ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इनके अकाउंट फ्रीज कर दो, इनकी ट्रक सील कर दो, इनको टो कर दो, इनको ले जाओ। ये तुम्हारी असलियत है। दिस इज व्हाट कनाडा इज अबाउट। और तुम इतने इनकम्पिटेंट हो, इतने मजबूर हो कि आज खालिस्तानियों के इशारों की कठपुतली बन चुके हो तुम। तुम्हें नचा रहे हैं। खालिस्तानी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हैज इन्फिल्ट्रेटेड एवरीवेयर इन कनाडा। हर क्षेत्र को इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है सर। और ये जो पाकिस्तानी बच्चों को तो तुम मदरसे से पढ़ के 97% देख के जो तुम इन्हें यूनिवर्सिटियों में एडमिशन देते हो, ये डिग्री लेके पुलिस में भी घुसते हैं, इमिग्रेशन में भी घुसते हैं, हर सरकारी विभाग में घुस के अपना जहादी एजेंडा चलाते हैं। इनको अगर इनकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि निजर को किसने मारा, निजर को तो ऊपर जाना ही जाना था, खैर वो तो तय था, बट ये देखो कि पाकिस्तान का आईएसआई कहां तक घुस चुका है और खालिस्तानी तो तुम्हारे सरकार में आ चुके हैं। तो जो K2 डेस्क है, अगर K2 डेस्क कहीं कामयाब हुआ है दुनिया में, K फॉर खालिस्तान, K फॉर कश्मीर, दैट हैज बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन कनाडा। कनाडा है वेस्ट का नया पाकिस्तान। इट इज एन एग्जिस्टिंग पाकिस्तान ऑफ द वेस्ट। ये हकीकत है सर जस्टिन ट्रूडो की कनाडा की। क्या ये हमें नसीहत देगा, क्या माफी मांगेगा? अबे तेरी औकात ही क्या माफी मांगने की? तुझे सीरियसली लेता कौन है? तुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। तू तो एक एंटरटेनमेंट है हमारे लिए। हम तुम्हें डिस्कस इसलिए करते हैं, तुम हमारे लिए एंटरटेनमेंट का विषय हो। यू आर नॉट अ पर्सन whom we really see in that pedestal. You are entertainment के विषय हो। कभी तुम भंगड़ा जी। करते हो, कभी तुम भगवा कुर्ता पहनते हो, कभी तुम तिलक लगाते हो। हमें ये जो तुम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आते हो कई बार, तो हमें अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। अगर एक प्रधानमंत्री देश का ऐसा रंगीला हो और ऐसा ड्रामा, चलती फिरती ड्रामा कंपनी हो, तो एंटरटेनमेंट तो होगा ही ना सर आपका हमारा। हम तो एंटरटेनमेंट की बात करेंगे, हम थोड़ी ना कोई राजनीति की बात करते हैं यहाँ पे। तू राजनीति में थोड़ी ना यार, तू तो बस बाप का बेटा डायनास्ट है और वंशवाद की राजनीति का तू फलता फूलता एग्जाम्पल है। क्योंकि हाउ कैन अ डायनास्ट डिस्ट्रॉय अ कंट्री, ये तुम देखते हो मिस्टर थियोडो। दिस इज व्हाट यू आर गुड एट और यही तुम्हारी असलियत है। और तुमने अपनी कंट्री को और अपने लोगों को कैसे तबाह और बर्बाद किया है, कैसे उनके इंटरेस्ट को खत्म किया है, ये इससे बड़ा दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है। यू हैड मेड पाकिस्तान K2 डेस्क सक्सेसफुल इन कनाडा, दैट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट जस्टिन थियोडो। जी सर। अच्छा, ये जो हुआ है पूरा का पूरा कि तो वैसे भी आप देख रहे हैं कि G20 में स्टॉक तो ऊपर जा रहा था। इसका हमारे पड़ोसियों पर क्या असर पड़ रहा है? सर, पहले मैं थोड़ा हंस लूं। आप हाँ, दाएं वालों की बात करें, बाएं वालों की बात करें, नहीं हम पाकिस्तानियों की नहीं उसके लिए वो पढ़ देते हैं, क्या बोलते हैं वो कलीमुद्दीन सईद के नाम पे वो कहते हैं ना क्या अ, इन्ना लिल्लाही ना इल्लैहि राजिऊन। ये समझ बोलिए। गए सर। हाँ, हाँ। सब इन्ना नहीं, लिल्लाही वा वाह इल्लैहि इलाही राजिऊन। राजून। चलिए हो गया उनका काम। तो अब सर ये जो है वो कलीमुद्दीन सईद साहब के लिए हम ये पढ़ देते हैं कि वो अल्लाह के यहाँ से आए थे और अल्लाह के यहाँ चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये तो हम के लिए पढ़ लेते हैं। बाकी ये जो हो रहा है, तो पाकिस्तान तो बेचारा कुछ भी नहीं कह रहा। वो कनाडा ने एक जो है वो निज्जर मारा गया, उसको लेके हम तौबा मचा दी। अब देखिए सर, पाकिस्तान में तो ये है ना कि हर एक की जान की कीमत है। अगर आप जनरल कर्नल हो या आप किसी आतंकवादी के बच्चे हो, तो आपकी जान की कीमत है। बाकी कल आप देखिए, कल जो 4 अटैक हुए, 160 से ज्यादा लोग तो मर गए कल में। और कल ही ईद का दिन था। मतलब ईद के दिन ऐसा अटैक होना, ऐसी ऐसी ये चीजें तो वो होना। वाली ईद थी, क्या वो हज़रत मोहम्मद का जन्मदिन था कल। हाँ, पर ईद ईद थी ना। मिलादुल नबी। सर अब बताइए, ईद के दिन इतनी वहशत हो समाज में कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारा, बम लगा के 160 लोग मर गए और अब भी पता नहीं कितने निकलेंगे। काफी जख्मी ज्यादा है। और इनके प्रधानमंत्री साहब वहां क्या कर रहे थे? वो हज करने गए हैं, उमरा करने गए हैं, ताकि पाकिस्तान की सलामती की दुआ मांगी। जैसे ही वो उमरा कर रहे हो, यहाँ 160 लोग मर गए।
मतलब कैसी सलामती की दुआ मांग रहे हो, किसकी सलामती की दुआ मांग रहे हो, क्या कर रहे हो? पहली बार जब से G20 हुआ सर, इनकी हालत इतनी खराब हुई है, इतनी हालत खराब हुई है कि बिल्कुल मतलब ना हर छेद से धुआं निकल रहा है, हालत तो ये है। अब इनके ये यूट्यूब गैंग हो, कोई भी ये जितने भी जहादीवाद, ये सब तकलीफ में है कि हाय अल्लाह! ये क्या हो गया? हम तो पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अभी मैंने एक छोटा-सा क्लिप देखा था। यहाँ खबर आई मोदी जी ने 13 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाला और वहाँ खबर वहाँ वर्ल्ड बैंक कहता पाकिस्तान में 9 करोड़ लोग पॉवर्टी में गए। 9 करोड़ लोग पॉवर्टी में गए। वापस ये वापस गए। हाँ, पीछे गए। 9 करोड़ मोर पीपल हैव बीन एडेड टू पॉवर्टी। हर 3 में से 1 को डायबिटीज है। 33% डायबिटीज का रेट है पाकिस्तान में, व्हिच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान के डॉक्टर कहते हैं भाई इन में लोगों को करीब-करीब अगर आप आइडिया लगाएं 150 मिलियन पीपल, 15 करोड़ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस बी और सी और उनको पता ही नहीं, वो मतलब बिल्कुल ठंड पाके बैठे हैं। और इतना ही नहीं, पीछे एक रिपोर्ट आई थी सर, मिनिमम 10% पीपल है मेंटल केमिकल लोचा, मतलब मेंटल इश्यूज, ये डिटेक्टेड है। तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान तो बीमार है, हालत खराब है। 40% जनता, 9 करोड़ लोगों को आपने गरीबी के नीचे ढकेल दिया। ये है आपकी अचीवमेंट। और ये जो इनका प्रधानमंत्री था, ये तो 10-12 दिन के टूर पे घूम रहा था। अब 10 बार पहले यूएस गया, अब यूएस के बाद फिर इसको मना है यार ये फ्रांस रुका जाए। फ्रांस गया, तो आईफिल टावर के ऊपर जो कोई शायद नया रेस्टोरेंट वगैरह खुला है, वहां अपने फैमिली के साथ लंच डिनर कर रहा था। फिर इसका मन गया लंदन गया। अब ऐसे इसके दौरे में इससे कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन, कोई भी हेड ऑफ स्टेट, कोई भी एक मंत्री तक नहीं मिलता। और वापस आते थे इसने कहा यार अब जरा सऊदियों के पास जाओ। अब जब इसने बोला मेरे को आपसे मिलना, उन्होंने कहा भाई निकल ले, जहाज उड़ा ले, हमें तुझसे नहीं मिलना। फिर इसने दूसरा पैंतरा घुमाया, कहता मैं तो उम्रा करना चाहता हूँ। अब सर मुसलमान को आप उम्रा करने से कैसे रोकोगे सऊदी में? वो भी हेड ऑफ स्टेट तो है कागजों पे। उन्होंने कहा आजा। पर जब ये उम्रा कर रहा था, यहाँ ईद के दिन 160 लोग मारे जाते हैं और इससे कोई भी एक क्राउन प्रिंस तक नहीं मिलता पूरे सऊदी अरबिया में, क्योंकि पता ये किंग भिखारी है। आपने पीछे देखा ही होगा, ये जो भिखारियों का इंडेक्स आया था, पूरे ये जो मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन्होंने कहा यार 90% दुनिया का भिखारी पाकिस्तानी है और हमारे यहाँ हाँ 90% से ज्यादा भिखारी पाकिस्तानी है। अब उन्हें लगा यार ये तो किंग भिखारियों का बादशाह रहा, बोला भाई हमें तुमसे नहीं मिलना, तू निकल ले। फिर उसने कहा क्या करूं क्या करूं, जहाज में मतलब जहाज का तो पेट्रोल फूक रहा, कुछ सोचना पड़ेगा। बोला सुनो भाईजान, हम ना उम्रा करने हैं। बोले तो उम्रा करो और हम किससे नहीं मिलेंगे। आप देखिए पहली बार एक हेड ऑफ स्टेट जरा हज करने और उससे एक क्राउन प्रिंस तक नहीं मिल रहा, क्योंकि पहले उन्होंने बोला भाई तुम सब भिखारी हो, 90% से ज्यादा भिखारी है। जिस भिखारी को हम अरेस्ट करते यार वो पाकिस्तानी निकलता। और उतना ही नहीं, जब भिखारी वहां पहुंचता सर, वो अच्छे खासा आदमी, देखिए काम वाम तो ये कर नहीं सकते, सोचे काम वाम करके क्या करना, सीधे भिखारी का भीख मांगने का बिजनेस शुरू करते हैं। अच्छा खासा आदमी संजय सर वहां पहुंच के भिखारी हो जाता है। मेडिकल परिस्थिति आप देखिए पीछे पाकिस्तान में क्या है, आपने तो देखी होगी पीछे पाकिस्तान की मेडिकल परिस्थिति क्या है। 33% जनता को डायबिटीज है। उसके अलावा बाकी जो जनता है आपकी, उसको डायबिटीज है। आपने देखा हेपेटाइटिस बी और सी फैला है, मेंटल डिरेंजमेंट्स फैली, ये सारी चीजें पाकिस्तान में फैली। और प्रधानमंत्री आईफिल टावर में लंच कर रहे हैं, लंदन जा रहे, कोई इनसे नहीं मिल रहा। यूएस में 11 दिन पता नहीं वहां क्या सफाई का, वो मुझे लग रहा है देख रहे होंगे कि सफाई वफाई यूएस में ठीक हो रही है अब स्टेट में। और उसके अलावा यहाँ तक परिस्थिति है, सऊदी अरब में तुमसे मिलने को क्राउन प्रिंस तक तैयार नहीं, कोई तुमसे नहीं मिल रहा। और जो तू जिस उम्रा में अरे तुम कहते हो टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर से कौन मिलता है? सर कम से कम कोई एक छोटा मोटा क्लर्क उलर्क तो भेज देते ना मिलने के लिए, वो भी मिलने को तैयार नहीं। डर उसको पता भी किस पता ही जगह, कि टेम्परेरी है, ये चुनाव लड़ नहीं सकता, देखा चुनाव लड़ेगा नहीं। इसको तो खाली बैठाला है कुछ दिनों के लिए कि भाई कोई यहाँ पे होना चाहिए, कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए। इसलिए आ जा भाई पप्पू, तू भी बैठ जा। सर पैसे मांगेगा ना। देखिए ये तो नवाज शरीफ का भी पीछे वीडियो आया था यार, जो भी प्रधानमंत्री बनता हर एक को पैसे मांगने पड़ते हैं। तो ये इससे तो और मंगवाएंगे। इससे मेरे को लगता है ये कहीं अगर जहाज वहाज में बैठ गया किसी, ये तो वहीं शुरू हो जाएगा। ये तो अच्छा ही कमर्शियल जहाज में नहीं जाता, नहीं तो वहीं कहेगा लाओ भाई कुछ लाओ, डॉलर 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 डॉलर। वो आपने देखा था ना, एक भिखारी ने जहाज की टिकट ली और अंदर घुसना शुरू कर दिया। देखिए सर आप हमेशा कहते ले थे संजय सर दे कि दाता के नाम तुझको नाम तुझको अल्लाह रखे। अल्लाह रखे।
दे दाता के नाम रखे तुझको नाम अल्लाह तुझको रखे। अल्लाह रखे। आप हमेशा कहते थे यार पाकिस्तानियों का बिजनेस क्या है, पाकिस्तान की दुनिया में जरूरत क्या है। एक बिजनेस तो बन गया संजय सर, वो है भीख मांगने का। भीख मांगने के बिजनेस में इनका आईपीआर है, इनका पूरा पूरा स्ट्रेचर है, ये कहीं पे भी भीख मांग सकते हैं। ऐसे इंटरनेशनल भिखारी है, जहाज की टिकट खरीदते हैं और उस टिकट में जहाज में घुसते और फिर भीख मांगने का बिजनेस करते हैं। अब आप बताइए इससे अच्छा आपको कहीं देश मिलेगा? और कहते हैं पाकिस्तान दुनिया को क्या सिखा सकता है? जिसको भीख मांगने की प्रैक्टिस चाहिए वहां सिखा। अरे सर एक इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान, अभी मैंने सुना है कि वहां एक 56,000 स्कूल इन्होंने बंद किए बिकॉज ऑफ कंजक्टिव आई फ्लू जिसे हम कहते हैं। तो मैंने सोचा यार ये 56,000 मतलब स्कूल बंद करने की जरूरत क्या, आई फ्लू तो यहाँ भी होता, हम तो स्कूल बंद नहीं करते। तो थोड़ा इस पे जांच पड़ताल सोर्सों से बात की। तो संजय सर पता क्या लगता है कि ये जो लोग हैं यहाँ पे आई फ्लू फैला, तो इन्होंने कुछ बच्चों को और कुछ मोस्टली बच्चों में फैला था, एडल्ट्स में भी फैला, मोस्टली बच्चे हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको कुछ इंजेक्शन लगाए और ये इंजेक्शन लगाने से सर कुछ सम 100 और सम 1000 पीपल हैव टर्न कंप्लीटली ब्लाइंड, कंप्लीटली ब्लाइंड। तो फिर मैंने पता किया, मैंने कहा ये काहे का इंजेक्शन है, किस चीज का इंजेक्शन है। सुनने में आया या तो वो नकली दवाई थी या वो चाइना से उन्होंने कोई दवाई इंपोर्ट की थी, वो उन्होंने लगाई। अब ये भी नहीं पता वो जो चाइनीज मेडिसिन में बनता है ना, वो सांड का सींग और हिरन का बाल और सुअर की खाल, उसको मिला मिलू के कुछ वो बनाते हैं कोई दवाई ववाई, उसका इंजेक्शन तो नहीं था सर। फ्यू हंड्रेड एंड मे बी मोर सांप देन का 1000 जहर। किड्स। हाँ, सांप का जहर पता नहीं क्या क्या बनाते हैं वो दवाई में, तो इससे बच्चे ब्लाइंड हो गए हैं। और यही पाकिस्तानी पीछे क्या कह रहे थे, हम 1.1 मिलियन अफगानों को निकाल देंगे। अब देखिए कल आपको जवाब तो मिल ही गया, वो कितने अफगानों को निकाल पाओगे, 170 तो ऊपर निकल गए। और आज सुबह से भी अटैक तो जारी है। तो कहने की बात ये है पाकिस्तान तो बिल्कुल खत्म हो रहा है, प्रधानमंत्री है नहीं, कोई है नहीं। पीछे ने ऑफर दिया था एमबीएस ने, 25 बिलियन ले लो और ये पीओके वीओके छोड़ दो। भाई 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ले लो और ये यहाँ से निकल लो, माने नहीं ये लोग। अब देखिए सिपाही भी मर रहा, पैसा भी नहीं है, खाना भी नहीं है। और जो चाइना से फर्जी दवाई है इन्होंने इंपोर्ट की है सर, दे हैव सो मेनी किड्स व्हिच हैव टर्न्ड ब्लाइंड। आप देखिए परिस्थिति क्या है, इतने बच्चे ब्लाइंड हो गए हैं रियासत मदीना में। और ये पाकिस्तान का यूट्यूबर, पाकिस्तान का ये जो लिपस्टिक नेल पॉलिश ब्रिगेड है जहादी, और ये कोई गंजा पतला मोटा जहादी दाढ़ी वाला फ्रेंच कट, कोई इसके बारे में बात तक नहीं कर रहा कि हमने अपने बच्चे खुद मरवाए हैं। इन्होंने अपने बच्चे पहले फायरिंग में मरवाए और अब की बात नकली दवाई देके बच्चे मारे हैं। हमारे 463 मिलियन डॉलर दिए नहीं तो शायद हमने दवाइयों का एक्सपोर्ट इनको बंद कर दिया। तो अब इन्हें दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी, या तो चाइना से नकली दवाइयाँ मिलेंगी या नॉर्थ कोरिया से मिलेगी, या वो खुद ही नकली बनाने लगेंगे ये। मतलब परिस्थिति है, बेचारे को किसी बच्चे को कंजक्टिवाइटिस हो गया, हमें बड़ा दुख हो रहा है, आपने उसको इंजेक्शन लगाया उसकी आंखें गई। और कवर पूरा कवर, कोई बात नहीं कर रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और इससे बड़ी डिप्लोमेटिक लानत किसी देश को हो नहीं सकती। तुम्हारा प्रधानमंत्री 12 दिन के दौरे पे रहा, एक ढंग का लीडर, एक इन्फ्लुएंशियल लीडर 5 कंट्रियों में उससे नहीं मिलता। और हमारे G20 में पूरे दुनिया के लीडर, पूरे काफिले जिसमें 70-70 100 लोगों की डेलीगेशन थे, एक होटल दिल्ली में खाली नहीं था, पूरा भर गया। द बिगेस्ट एवर डिप्लोमेटिक इवेंट वाज हेल्ड इन दिल्ली। और तुम्हारा प्रधानमंत्री 12 दिन के दौरे पे एक ढंग के लीडर से, एक मिनिस्टर से कहीं नहीं मिल पाता। ये है सर फर्क हमारे औकात की और उनके औकात की। हमें दुनिया कैसे देखती है, उनको दुनिया कैसे देखती है। हमें दुनिया कैसे निहारती है और प्रणाम करती है और उनमें थूकती कैसे, ये आप देखिए संजय सर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज हाउ पीपल आर सीइंग अस एंड हाउ पीपल आर सीइंग देम। दिस इज हाउ पीपल आर रिगार्डिंग अस एंड दिस इज हाउ पीपल आर लुकिंग डाउन अपॉन देम कि ये एक नंबर के जहादी है और ये वाली कहानी है। और रही बात क्या नाम है हाफिज सईद के बेटे की, अब सर यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है। जो कुछ समाचार आ रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि बेटा तो इसका निकल लिया, पर ये जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसपीआर है ये कह रहे नहीं नहीं बेटा जिंदा है, ये फोटो है। पर संजय सर देखने का विषय ये है कि आज तक भी इसके बेटे का किसी ने वीडियो जारी नहीं किया, फोटो दिखा रहा है आईएसपीआर। तो अबे भाई फोटो तो हमें भी पता है, एक वीडियो इंटरव्यू दिखाओ ना, एक जारी कराओ। चोर के घर में ही चोरी हो गई, अब की बार चोर के घर में ही चोरी हो गई। और हमने मैसेज दे दिया पाकिस्तान में कोई सेफ नहीं है।
और ईद के दिन कौन मरा वो क्या नाम है, ज़कीरुल रहमान कौन था वो मौलाना जिसे कहते थे ना, ज़ाकिरुर रहमान, उसको जिसको 10 गोलियाँ लगी थी, वो मर जाता है। उसके अगले दिन हाफ़िज़ सईद का बेटे वाला क कहानी आती है। और तो उसके 2 और दिन अब पहले वो आसिफ मिस्त्री जो है वो रावलकोट में पीओजेके में मारा जाता है। हाँ, उससे पहले अवाल मिस्त्री। तो सर मैं मेरा तो एक सजेशन है, ये जो 26/11 के टाइम में जो आईएसआई का चीफ था, शायद शुजा पाशा था, जब यहाँ हुआ था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मुझे लगता है अब उसका नंबर आना चाहिए। क्योंकि अगर हमें मैसेज देना है, इससे बेहतर तरीका ना इनको ना दुनिया को मैसेज देने का होगा कि वी मीन बिजनेस। हाफिज सईद, जब तेरा बेटा निकल सकता है, तो ये जो तेरे चट्टे बट्टे और पट्टे हैं, ये तो कभी भी निकल सकते हैं भाई। इनका तो कुछ नहीं हो सकता। तो अपने बेटे को नहीं बचा पाए, इनको क्या बचा पाएगा? सर, संजय सर, आपको याद दिला दूं, बालाकोट के बाद बालाकोट के बाद आपने कभी मसूद अजहर को देखा है? उसका लाइव देखा, उसका वीडियो देखा? पहले बोला किडनी खराब है, अस्पताल में बीमार है, इलाज कर रहे हैं। अब इतने साल हो गए बालाकोट को, आज तक उसकी एक वीडियो नहीं दिखी। क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया, वो बालाकोट कोट में जल के राख और खाक हो गया, और उसकी जो राख है वहां की खाक के साथ ऑटोमेटिकली मिल गई। सुपुर्द खाक करने की जरूरत नहीं पड़ी उसे। और ये हो रहा पाकिस्तान में। और क्या कह रहे हैं ये लोग, ये जो जाकिरुर रहमान मरा था, कह रहे हैं ये तो 2 हफ्ते पहले मरा था। मैंने कहा, ओए जाहिलो, जब तुम्हारे किसी को टपक जाता, हमें 5 मिनट में खबर आती है। 2 हफ्ते पहले मर के क्या मुर्दा घर में ला छुपाई थी क्या? मुहूर्त का वेट कर रहे थे, इस दिन डिक्लेयर करेंगे, 2 हफ्ते पहले मरा। उसी दिन मरा, 10 गोलियां लगी उसको। और सबसे बड़ा रिक्रूटर था हिजबुल का। अब तो मुझे देखना, ये सलाउद्दीन वगैरह, ये जितने भी घूम रहे हैं, जो इनके भी राइट लेफ्ट हैंड वाले हैं, इनका तो नंबर कब कब सलाउद्दीन तो आता वो जब वो बशीर अहमद पीर मरा था उसका लेफ्टिनेंट खासुल खास, है? तब तो आया जी। था ना जनाजे में, उसके बाद गायब हो गया। अब नंबर आएगा सर, उसका सब नंबर तो सबके आएंगे। हमने तो जयपुर डायलॉग में, आपको याद होगा, बोला था सबका नंबर आएगा, सब जरूर जाएंगे। अब देखिए, एक एक करके विकटें गिर रही है। पर मुझे एक ही चीज का दुख हुआ, ईद के दिन विकटें गिर रही है, अच्छी बात नहीं है। कम से कम ईद के दिन तो नहीं करना चाहिए था, बाकी वैसे करना कोई बात नहीं। पर हम क्या करें, तो फिर 160 करोड़ वो बड़ा जो 160। बिरादर है इनका जो बड़ा बिरादर मुल्क है, यानी कि हम्म। चीन, हम्म। इस पूरी जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट में वो बेचारा अपने आप को कहाँ पा रहा है? ये आपने बड़ा अच्छा बोला सर। सर, हम 36 मिनट निकल गए हमारे प्रोग्राम में, चीन का जिक्र करने तक की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आपको बताता है कि चीन कहाँ रह गया है। G20 में ना आके शी जिनपिंग ने दुनिया, अपनी जिंदगी, अपने कैरियर की सबसे बड़ी गलती करी। 3-4 डेवलपमेंट्स है चीन में। सबसे पहले एक्सपोर्ट वगैरह ये डाउन है, आपको तो पता ही है। वहां एक एक मैंने एक चित्र देखा, वहां स्त्रियों की स्त्रियां खाली पड़ी है। तो कह रहे यार, दुनिया में क्या विडंबना है, जिस कंट्री की आबादी 1.4 बिलियन है, वहां फ्लैट और मकान खाली क्यों? फिर मैंने इसका अध्ययन किया, यार ये खाली क्यों? तो पता लगा, वहां एक चीज यूज होती है, टोफू ग्रेड या ग्रांड कंस्ट्रक्शन। मतलब मोटा मोटा उसे कहें, वो आप मान लीजिए, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता, प्लास्टर ऑफ पेरिस से वो लगभग लगभग रेत और प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला के कंस्ट्रक्शन करती है। जैसे ये दीवार है, इसको आप जैसे आप जोर से मारेंगे तो दीवार ही गिर जाएगी। तो जब पैसा खत्म होने लगता है और ढांचा खड़ा करना है, जैसे फिल्मों के सेट बनते हैं ना, तो वैसे ही ट्रोफू ग्रांड कंस्ट्रक्शन होती है, जिसमें आप खिलाएंगे तो लोहा निकल जाएगा। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस और रेत के साथ मिली हुई कंस्ट्रक्शन। ये जितने भी नए प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं सर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर टोफू ग्रांड कंस्ट्रक्शंस, एंड दैट इज व्हाई जो लोग हैं वो उसमें घुस नहीं रहे। शी जिनपिंग की हालत इतनी खराब है कि उसको ये डर लग रहा है कि उसका असैसिनेशन ना हो जाए। मुझे बताइए, अभी उसने 20 जनरल अंदर कर दिए, ठीक है सर? तो अब तक 140 जनरलों को वो अंदर कर चुका है। डिफेंस मिनिस्टर गायब है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब है, उसकी मिनिस्टर्स गायब है, उसका जो इलीगल इलेजिटिमेट चाइल्ड है वो गायब है, और जनरलों की संपत्ति गायब कर ली। और कंफर्म्ड है सर, ये नया मिसाइल शील्ड लगवा रहा है बीजिंग में। आपको पता है किससे डर के? किससे डर के? बीजिंग में उसे लग रहा कि मेरे जनरल बीजिंग पे हमला ना कर दिए, मेरे जनरल रिटेलिएट ना कर, बीजिंग पे हमला ना कर लिया, इसलिए नया मिसाइल शील्ड लगा रहा अपने पैलेस और अपने अहाते को बीजिंग में प्रोटेक्ट करने के लिए। ये हालत है, उसको अपने जनरलों से डर लग रहा, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट क्रैकडाउन हुआ है 20 जनरलों से ज्यादा पे, और 140 का नंबर है।
अब वो उनका पानी भी यहाँ तक आ चुका है। वो कह रहे हैं यार अब तो आर या पार देखा जाएगा जो भी होगा। उसको इसीलिए अपने परछाई से डर लग रहा है। लोग तो ये भी कह रहे हैं सोर्सेस कि अपना खाना पहले अपनी बीवी को खिलाता है। अगर बीवी 2-3 घंटे सलामत रही, ज़िंदा रही, तो फिर वो खुद खाना खाता है, कि उसे लगता है खाने में ज़हर ना मिला दे, कोई मुझे मार ना डाले। ये तो चाइना की परिस्थिति है सर। चाइना में जो फ्लड आई है, बीजिंग वगैरह में, जिसमें 12-12 मीटर तक का पानी, होंगज़ो जो उनकी प्रोविंस है वहाँ हुआ, 12 मीटर तक का पानी, वहाँ बचा क्या होगा? कितने लोग मरे किसी को पता है? कितनी लाशें बह गई किसी को पता है? कितनी कैटल गई किसी को पता है? पाकिस्तान में फ्लड आया, कम से कम हमें पता तो नुकसान कितना हुआ। यहाँ तो ये नहीं पता नुकसान कितना हुआ। जियोपॉलिटिकली आप खत्म हो, इकोनॉमिकली आप पीछे जा रहे हो। और अब चाइना की थिंक टैंक खुद कह रही है, चाइना के ऑब्जर्वर खुद कह रहे हैं कि चाइनाज़ पीएलए इज़ नॉट फिट टू फाइट। पीछे आपका समुद्र में वो सबमरीन गायब हो गई, ठीक है जी। और ये जो आपका एक-एक करके हर सिस्टम गायब हो रहा है, एक-एक करके आपका आर्सेनल अनरिलायबल हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप लड़ तो सकते ही नहीं। अगर आप लड़ नहीं सकते, इकोनॉमी आपके पास है नहीं, फूड सप्लाइज़ आपके पास है नहीं, आर्सेनल आपका रिलायबल है नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, रियल एस्टेट आपका बैठ चुका है, हर चीज़ आपकी पीछे जा रही है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको कोई पूछ ही नहीं रहा। जो आपका एक भ्रम बना था कि भाई अगर चाइना नहीं आएगा, दुनिया के बड़े फैसले नहीं होंगे, उसको हमने खत्म कर दिया जी20 में, दुनिया को दिखा दिया चाइना की कोई आवश्यकता नहीं, चाइना के बिना भी चीजें चल सकती है और बहुत बढ़िया चलेंगी अगर चाइना नहीं होगा। और अगर आप कल परसों देखिए जो यूएस की रिपोर्ट आई है कि कैसे चाइना ने हर जगह हर थिंक टैंक में अपने बंदे फिट किए, दुनिया भर की थिंक टैंकों को फंड करता, जो आज के डेट में सच्चाई तो ये है सर, सीआईए इज फंडिंग मोर देन 5000 थिंक टैंक्स वर्ल्ड ओवर। चाइना का नंबर भी ऑलमोस्ट उतना ही आ गया है। कैसे मीडिया आउटलेटों में उन्हें पैसे डाले, कैसे वो अपना वो प्रचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या चाइना की, द यूथ जो चाइना का कह रहा है कि वी डोंट वांट टू रिप्रोड्यूस मोर, हमें और बच्चे पैदा ही नहीं करने, वी आर द लास्ट जनरेशन, उसका चाइनीज में कुछ वो कहते हैं, कांट रिमेंबर दैट, वी आर द लास्ट जनरेशन। प्रैक्टिकली देखा जाए, एक हस्बैंड और वाइफ है, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, हस्बैंड के माँ बाप, हस्बैंड के ग्रैंड पेरेंट्स, वाइफ के माँ बाप, वाइफ के ग्रैंड पेरेंट्स, तो 2 लोगों के ऊपर 8 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे में वो बच्चे कहाँ से पैदा करें? तो ये वहां का सोसाइटी हो रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम चाइनीज पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग। मीडियन एज 10 साल में 50 साल हो जाएगी, अभी 40-42 है, जो हमारी 27-28 है उनकी 40-42 है। ऐसी परिस्थिति में इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, डॉलर का पता नहीं, ऋण भी आप डिजिटल कर नहीं पाए, दुनिया में आपसे कोई बड़ा फैसला लेके पूछा नहीं जा रहा। यू आर द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो रहा नहीं। अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर मैक्सिको बन गया, आप उस रेस से निकल चुके हो। और आपकी कंपनियों पे आप एक और, इन्होंने जो जुगाड़बाजी की थी संजय सर, इन्होंने अपनी कंपनियां ले गई थी मैक्सिको, वहां नाम पता बदल के वहां सोचते थे वहीं से हम अपना ना टोकरी घुमाएंगे। अभी यूएस गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया है, उसने बोला भैया सुनो मेरी बात, अगर कोई भी कंपनी मैक्सिको में है, हम वी वांट टू नो द बेनिफिशियरी ओनरशिप, कि अल्टीमेटली इसका मालिक कौन है, कहीं इसके तार चाइना से तो नहीं जुड़े, तो वहां इनकी ओर से लगने वाली है। और सबसे बड़ी चीज ये जो छुपा रहे हैं अपने लोगों से, जो पीछे उन्होंने मिसाइल वगैरह ताइवान को जो इन्होंने पोस्चरिंग की थी, 2 मिसाइल गिरे थे सर जापान के इकोनॉमिक जोन में। तब मैंने सोचा ये मिसाइल जापान के इकोनॉमिक जोन में क्यों गिर रहे हैं? और 2 मिसाइल गिरे थे चाइना के ऊपर ही। जब उसका अध्ययन किया गया हुआ क्या, तो पता लगा जो यूएस ने सेमीकंडक्टर बैन किया इन पे, तो इन्होंने चिप्स का जुगाड़ किया, ताइवान से कुछ स्मगल कर ली, कुछ यहाँ से जुगाड़ कर लिया, कुछ वहां से जुगाड़ कर लिया। परिस्थिति ये है, आप मिसाइल को जब चलाते हो, उसको जाना है मान लीजिए ईरान, वो पहुंच जाता है आर्मीनिया। तो इतने एक्यूरेट है इनके मिसाइल, बिकॉज जो सेमीकंडक्टर और जो जीपीआरएस सिस्टम है, जो फर्जी चिप है, दैट इज नॉट एबल टू टॉक टू द बेदू, जो इनका जीपीआरएस सिस्टम है। और इसी के कारण अगर ये स्थिति जो जिसका अध्ययन करके जो सामने आई है, तो इनके पास जो भी आर्सनल है, तो उसका तो पता ही नहीं वो कहाँ गिरेगा, कहाँ फटेगा। इसीलिए 2 रॉकेट्स खुद चाइना में ही फटे, 2 जापान के इकोनॉमिक जोन में गए। तब तो हमें लगा चाइना वो ये चाइना बहुत पॉस्चरिंग कर रहा है, बट अब समझ आ रहा है अध्ययन के बाद, चिप बैन जो यूएस का चिप बैन है, दैट इज ऑलरेडी शोइंग ऑन चाइनीज हाउ देयर इकोनॉमी इज गेटिंग एंड हाउ देयर डिफेंस इज गेटिंग वीक। देखिए यूएस क्या चाहता है, इनका डिफेंस खत्म हो, इनकी इकोनॉमी खत्म हो। और दोनों चीजें महागणपति की कृपा से, गणेश जी की कृपा से, दोनों चीजें बिल्कुल उसी दिशा में जा रही है। और चाइना का बादशाह हाल हैरान और परेशान है, खाने को खाना है नहीं। इंडिया ने चावल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, कहीं से चावल मिल नहीं रहा। तो अब ये बेचारा करेगा तो करेगा क्या? और इसकी जो एक्सपोर्ट्स तो अब आप जानती है कितने, 13-14% तो ओवरऑल नीचे आ गए हैं।
इसका डिप्लीशन था पीछे, डॉलर रिजर्व्स इसके घट रहे हैं, फैक्ट्री आउटपुट गिर रहा है। तो मतलब अब चाइना में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है करने को। हाँ, जब ये डेस्परेट होता है, तो ये फुजियान प्रोविंस में कुछ टैंकें मूव करता है, कुछ मिलिट्री के कॉलम्स मूव करता है, ताइवान की तरफ मूव करता है ताकि न्यूज़-व्यूज़ में बना रहे। बाकी इसकी औकात ताइवान से भी लड़ने की नहीं है। और रशिया से एक और चीज़ समझ आई है सर, जो रशियन यूक्रेन वॉर में ये लोग कुछ रशिया को मिलिट्री कंज्यूमेबल्स दे रहे थे। जब रशिया ने उनको इंटीग्रेट किया और यूज़ किया, तो रशिया का काफ़ी लॉस हुआ। तो उससे एक और चीज़ जो बिल्कुल साबित हो गई विश्व के पटल में, हाउ रिलायबल इज़ चाइनीज़ आर्सेनल। तभी मैं शुरू से कहता हूँ, जो कंट्री खुद अपना आर्सेनल रशिया से लेती है, उसके आर्सेनल की औकात क्या? और इसका आर्सेनल का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तानियों जयपुर डायलॉग देखते हो। तो अब ये देखना, जो रशिया का नुकसान हुआ चाइनीज आर्सेनल से, उसका जरा अध्ययन करना। और जो तुम्हारे पास ये चाइनीज खिलौने रखे हैं, कसम खुदा की ये चलाते चलाते वही ना फट जाए। जो हमारे वो कहते थे देसी कट्टा कभी हाथ में फट जाता है, तो तुम्हारा भी हालत वही ना हो कि तोप के अंदर बैठो तो फट जाए। ये है रिलायबिलिटी चाइनीज आर्सेनल की। इसीलिए चाइना की कभी औकात युद्ध लड़ने की नहीं थी सर। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, चाइना कैन नेवर एवर फाइट अ फुल फ्लेज्ड वॉर। आंसर ये, क्योंकि उन्हें पता है ये सब फर्जीवाड़ा है, दिखाने के लिए, ये सब तोप वोप चलाने के लिए। अगर मार्च पास्ट कराओगे तो तोप ठीक है, पर जब उसको बैटलफील्ड में यूज करोगे, दम बस का नहीं है उसके। दिस इज व्हाट यूएस जापान हैज डन टू देम। और ये चाइना में कोई मानने को तैयार नहीं है, खुलेआम आने को तैयार नहीं। कहाँ है चाइना का लीडर? कौन पूछ रहा है शी जिनपिंग को? किस वर्ल्ड फोरम में चाइना को अब तूल दी जा रही है? आप देखिए कैसे उनकी औकात को भारत ने खत्म कर दिया, कैसे उनको रिडंडेंट बना दिया। पहले पाकिस्तान था और चाइना इज इन मेकिंग। ये यूएस वाले अगर इनसे थोड़ा और हाथ खींच ले, अगर डोनाल्ड ट्रंप वगैरह आ जाते हैं, तो आप देखिए चाइना कहीं नजर नहीं आएगा। आज पुतिन की बहुत ज्यादा औकात है चाइना के मुकाबले। एडमिस्ट हैविंग more than 5,000 sanctions put on him. That is Vladimir Putin, and Xi Jinping is really struggling, sir. और इसका सबसे बड़ा जो टाइम खराब होगा जब चाइना में खाना खत्म होगा। हिस्ट्री उठा के देखिए, चाइना में रेवोल्यूशन तभी होता जब खाना खत्म होगा। इसीलिए तो हमने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया जी, चावल का। बिल्कुल, इसीलिए तो बिल्कुल हमने ठीक बोला है। हमारा ये नहीं करेगा। आप सभी को याद दिलाते हैं 4 और 5 नवंबर की, जिसमें हमारे श्री श्री सुमित पीर जी भी उपस्थित रहेंगे। संजय सर, मैं तो निवेदन सबसे करूंगा कि आप आए, जरूर आए, और बड़ी क्वांटिटी में आए और प्रोग्राम को अच्छा बनाएं। बाकी जो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, अगर आप किसी शो को अगर आप स्पॉन्सर करेंगे, वो भी ऑप्शन है हमारे पास, जो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। बाकी जो क्राउड फंडिंग वाला इनिशिएटिव है, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके भी लिंक आपको मिलेंगे। बाकी आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। आप अगर फिजिकली आए तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो डिजिटली तो जुड़िए जुड़िए। तो टिकट बुक करने का ऑप्शन, स्पॉन्सर इवेंट्स को करने का ऑप्शन, या डिस्कशंस को, या क्राउड फंडिंग का ऑप्शन, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे निवेदन ये है कि आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में आए, बहुत बड़ी संख्या में आए, और शो को एक बहुत अच्छा शो बनाए, क्योंकि काफी गणमान्य स्पीकर्स आ रहे हैं, और एक लाइक माइंडेड लोगों का एक मैं बोलूंगा एक व्हाट यू कॉल, एक मीटिंग होगी, एक समारोह होगा, और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा। राष्ट्रवादियों का महाकुंभ। कुंभ, राष्ट्र, बिल्कुल सही, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होगा, और आपको उसमें डुबकी लगानी है, और जरूर लगानी है, ये आपसे निवेदन। जी, तो इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम जो है यहीं पर इसको विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। सुमित पीर जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम हो जाते रहते। हर 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 महादेव। महादेव।